हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, उसके बाद डिटेल में एक एक इलस्ट्रेशन भी डिस्कस किया। अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है इस चैप्टर का, तो आपको भी साथ साथ मेरे डिस्कस करने के पहले ही आंसर अपने अपनी कॉपीज में लिखना है, ठीक है। तो इससे आपका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? व्हाट आर द मेजर हेड्स इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। तो बैलेंस शीट में जो हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट है, ठीक है, उसके अंडर जो मेजर हेड्स हैं कितने आते थे? 4 मेजर हेड्स आते थे। और असेट साइड पे कितने आते थे? 2 मेजर हेड्स आते थे, ठीक है। तो जो 4 मेन हेड्स हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, वो कौन कौन से हैं? चलो, बिना आंसर देखे हम खुद बताएंगे। सबसे पहला था शेयर होल्डर्स फंड्स, दूसरा था एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा था नॉन करेंट लाइबिलिटीज और चौथा था करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इसी तरह से असेट साइड में कौन से थे? 2 थे, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। यहाँ पे हमें सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का पूछा है, तो देखो यही आंसर है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। तो ये आपके चारों मेजर हेड्स हो जाएंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड पे। क्लियर है? इतना सा था क्वेश्चन नंबर 1। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। अंडर विच मेजर हेड विल द फॉलोइंग बी शोन? तो कौन से मेजर हेड के अंडर या कौन से मेन हेड के अंडर हम शेयर कैपिटल दिखाते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। तो शेयर कैपिटल हम दिखाएंगे शेयर होल्डर्स फंड मेन हेड के अंडर, ठीक है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो मैंने आपको शेयर वारंट और शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, कब कौन सा आएगा, वो आपको मैंने डिफरेंस समझाया था अच्छे से, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का शेयर कैपिटल ही है, बस शेयर सर्टिफिकेट की जगह हम शेयर वारंट इशू कर देते हैं, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये भी आपका कहाँ आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर ही आता है, ठीक है। तो क्लियरली फर्स्ट और सेकंड, शेयर कैपिटल भी और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, दोनों ही आपके मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड के अंडर आते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। कितना मजा आ रहा है, कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट एनी 5 आइटम्स दैट आर शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जितने दुनिया जहान के रिजर्व्स हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें 5 आइटम्स बताना है। पहला क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व, ठीक है। और बताओ कौन सा रिजर्व है? यस, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और बताओ तीसरा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो आप जिसको हम CRR भी बोलते हैं, तो ऐसे DRR भी होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। और क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो कई सारे रिजर्व होते हैं, तो ये हमने 5 रिजर्व्स के नाम लिख लिए जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी आपका यहीं पर आएगा, ठीक है। तो आपको रिजर्व्स हो या सरप्लस का बैलेंस हो, वो सब कुछ आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आएगा। तो आप सरप्लस लिखोगे वो भी सही है। चलो, तो इनके आंसर में देखो क्या क्या लिखा है? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये इन्होंने 5 आइटम्स लिखे हैं, हमने ये 5 आइटम्स लिखे हैं, ठीक है। तो हमने जनरल रिजर्व एक्स्ट्रा लिखा है और उन्होंने सरप्लस लिखा है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से जो आपको याद है वो आप यहाँ पर 5 आइटम्स लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच सब हेड विल द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड और शोन? अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में अंडर विच सब हेड नहीं होगा, ये होगा अंडर विच मेन हेड या मेजर हेड, ठीक है। क्योंकि ये तो खुद ही सब हेड्स हैं, ये एक मेजर हेड के अंडर आते हैं, ये सारे सब हेड्स हैं।
तो ये आपके कौन से मेजर हेड में ये वाले सब हेड दिखाए जाएंगे? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब जो करंट नहीं है, ठीक है, लंबे समय की लाइबिलिटीज, लंबी उधारियां, तो ये सब आपके कहाँ आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब आपके आएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज मेजर हेड के अंडर, ठीक है। तो मेजर हेड ये होगा जिसके अंडर ये आपके सब हेड्स आएंगे। आया समझ में? तो ये हो गया आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक और आता है, याद करने की कोशिश करो, मैंने आपको कैसे याद किया था, हम LOL लिखते हैं, यहाँ पर LDOL आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है, एंड देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आया समझ में? तो ये सारे आपके नॉन करेंट लाइबिलिटीज का पार्ट होते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ रहे हैं। नेम द आइटम्स दैट आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम क्या क्या दिखाते हैं? जो सब हेड है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब लंबे समय की उधारियां, लंबे समय के लिए ली गई उधारियां, वो आप सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर दिखाओगे। तो क्या क्या आता था? मैंने आपको बताया था बॉन्ड्स, ठीक है, फिर क्या आएगा? डिबेंचर्स, आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग से होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक से लिए जाने वाले डिपॉजिट्स, ठीक है। देन और आपने लंबे समय का लोन लिया बैंक से, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, और थर्ड पार्टीज या किसी और पार्टी से आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया। तो ये सारे आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, टर्म लोन वगैरह ये सारी चीज़ें। चलिए, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके क्या क्या आते हैं? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम अदर्स या थर्ड पार्टीज या पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। तो यही सारे आइटम्स हमने भी लिखे हैं। क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के जो सब हेड है उसके अंडर आपके ये सारे आइटम्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। A company has opening credit balance in surplus, that is balance in statement of profit and loss of rupees 1 लाख। तो एक कंपनी है, ठीक है, जिसका ओपनिंग सरप्लस बैलेंस है 1 लाख, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 75,000। आ रहा है समझ में? तो ओपनिंग बैलेंस सरप्लस का था 1 लाख और इस साल के दौरान, इस साल के पूरे साल के एंड तक 75,000 का प्रॉफिट अर्न किया। इट डिसाइडेड टू ट्रांसफर 15,000 टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब 75,000 का जो प्रॉफिट कमाया, ठीक है, जो केक का हिस्सा है, उसमें से 15,000 का जो केक का हिस्सा है वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? वो DRR में ट्रांसफर करने का डिसाइड किया गया। एंड ऑल्सो प्रपोज टू पे डिविडेंड ऑफ 25,000 एंड 25,000 रुपये डिविडेंड प्रपोज किया गया। हाउ विल बी द अप्रोप्रिएशंस शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन सारी चीज़ों को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो एक आप बनाओगे क्या? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये चीज़ बता दो कि जो DRR है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, को दिखाना पड़ेगा कि हमने उसमें ट्रांसफ़र किया, ठीक है। फिर हमें सरप्लस बैलेंस दिखाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो ये सब कहाँ आएंगे? ये सब कौन से हेड में आएंगे? तो मेन हेड होगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर सब हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। प्रपोज डिविडेंड कहाँ आ जाएगा? प्रपोज डिविडेंड अभी लाइबिलिटी बना है क्या? नहीं बना है, अभी सिर्फ डिक्लेयर, यहाँ पर अभी सिर्फ हमने प्रपोज किया है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर दिया कि भाई हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये लाइबिलिटी बन सकता है, इसीलिए इसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी दिखा देंगे, ठीक है। तो आपका 2 पार्ट्स में बनेगा। सबसे पहले आपको एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना होगा, ठीक है। उसमें आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड ये अमाउंट। मेन हेड जो है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज रहेगा, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाले पार्ट में आपका जो शेयर होल्डर्स फंड है, ठीक है, कि मेन हेड है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड जो है आपका मेन हेड हो जाएगा और इसके अंडर आप रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट दिखाओगे। अब वो कितना अमाउंट आएगा उसका आपको कैलकुलेशन कहाँ करना होगा? नोट में। तो यहाँ पर हमने नोट नंबर 1 डाला, ठीक है। अब ये पूरा देखो डिटेल्ड है कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या कैलकुलेशन होगा। चलो ध्यान से देखो। तो नोट्स टू अकाउंट्स में पर्टिकुलर्स और अमाउंट आपने फॉर्मेट बनाया, पूरा टेबल बना दिया।
ठीक है। इसके बाद सबसे पहला नोट है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। चलो, अब रिजर्व एंड सरप्लस में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, क्या इसका कोई बैलेंस था? नहीं था, ठीक है, गुल्लक क्रिएटेड नहीं थी, बट अब हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? 15,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का नाम लिख लेते हैं। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 0 था। उसमें हमने 15,000 जो हमारा इस साल का प्रॉफिट हमने कमाया उसमें से 15,000 ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। तो आपका DRR कितना आ गया? 15,000 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब तो ये आपका एक रिजर्व हो गया। देन सरप्लस, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, ठीक है। और इस साल हमने जो कमाया वो पूरा हमने ट्रांसफर किया। एड प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा का पूरा प्रॉफिट 75,000। तो टोटल हमारे पास सरप्लस बैलेंस कितना हो गया ईयर एंड पे? 1,75,000। बट इस सरप्लस बैलेंस में से हमने 15,000 कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? DRR में, ठीक है। तो 15,000 आप यहाँ से क्या कर दोगे? माइनस। इवेंचुअली आंसर सेम आएगा, आप चाहे उसको DRR में 15,000 दिखाओ या यहाँ पे दिखाओ, बट आपको स्पेसिफिकली दिखाना तो पड़ेगा ना कि आपने सरप्लस में से 15,000 DRR में ट्रांसफर किया। तो यहाँ से 15,000 माइनस करोगे और यहाँ पे आपने 15,000 ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपका सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 1,60,000। तो एक तरह से आपके सरप्लस में गुल्लक में 1 लाख रुपए था। इस साल आपने 75,000 और कमाए तो आपने गुल्लक में डाल दिया। फिर उस गुल्लक में से 15,000 रुपए निकाल के आपने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिए? दूसरी गुल्लक में, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के लिए। आया समझ में? तो इस तरह से आपकी इस गुल्लक में 1,60,000 बचा और DRR की गुल्लक में 15,000 बचा। तो आपका टोटल बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस का कितना आ जाएगा? 15,000 प्लस 1,60,000 दैट इज 1,75,000, ठीक है। तो फिर इसके बाद आप जब मेन बैलेंस शीट पे आओगे तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 1 लिखोगे और अमाउंट क्या लिखोगे? 1,75,000। बिल्कुल सेम जैसे आप कैलकुलेशन करते थे। अच्छा, ये अमाउंट कैसे आया? वर्किंग नोट नंबर 1 में जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट नंबर 1 में जाओगे और देखोगे कि अच्छा ये अमाउंट आपका कैसे आया। तो इससे प्रॉपर क्लैरिटी मिलती है बैलेंस शीट का को लेकर कि आपके जो फिगर्स आ रहे हैं उनका कैलकुलेशन किस तरह से किया गया। इसीलिए नोट्स टू अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा माना गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इसके बिना कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अधूरा है। नोट्स टू अकाउंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इन डिटेल हर चीज़ एक्सप्लेन करना कि आपका कौन से आइटम का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड रहे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसी के साथ ये नहीं भूलना है कि प्रपोज डिविडेंड है। तो प्रपोज डिविडेंड को हम बैलेंस शीट में तो दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी लाइबिलिटी बना नहीं है। ठीक है, तो ये कंटिंजेंट नेचर का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बस ऐसे अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में। कंटिंजेंट लाइबिलिटी में कंपनी हैज प्रपोज डिविडेंड ऑफ 25,000 फॉर करेंट ईयर, बस। ठीक है, तो अब ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी रहेगा। जब एक्चुअल लाइबिलिटी बन जाएगा तब जाके वो हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट देख लो आप, एंड ये आप देख लो पूरा नोट्स टू अकाउंट्स किस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, क्लियर है इतना? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट गिविंग रीजन वेदर ट्रेड रिसीवेबल्स आर क्लासिफाइड एज करेंट असेट्स और नॉन करेंट असेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ट्रेड रिसीवेबल को हम करेंट असेट में क्लासिफाई करेंगे या नॉन करेंट असेट में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है? 5 केसेस दिए हैं जहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड दिया हुआ है और अलग अलग रियलाइजेशन का पीरियड दिया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैं आपको कंडीशंस वापस रिवाइज करवा देती हूँ जो मैंने आपको याद करवाई थी कि अगर ट्रेड रिसीवेबल का, ठीक है, एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन, इसको इस तरह से करो याद, अगर एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड, ठीक है, इज लेस देन 12 मंथ्स, 12 महीने से कम है। ठीक है, 12 महीने के अंदर अंदर ही रियलाइज हो रहा है, तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ये हो जाएगा हमारा करेंट असेट। ठीक है, बट
अगर हमारा एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड जो है इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा, ठीक है, 1 साल बाद तक हमें रियलाइज हो रहा है ये पैसा, ठीक है, 12 महीने बाद रियलाइज हो रहा है, लेकिन बट इज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो अगर हमारा एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 महीने के अंदर अंदर है तो दिमाग लगाना ही नहीं है, करंट एसेट है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, अगर 12 महीने के बाद रियलाइज हो रहा है, तो ये चेक करो कि क्या ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड से कम है। अगर हाँ है तो फिर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा करंट एसेट। और अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हो जाएगा नॉन करंट एसेट, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। चलो तो अब यहाँ पर आ जाओ जरा, देखो अब मुझे ऑपरेटिंग साइकिल, इसको देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर आप क्या करो, डायरेक्टली ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पे मत जाओ। सबसे पहली कंडीशन से देखो कि एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन क्या है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन क्या है, 11 महीने, तो बस ये क्या हो जाएगा आपका करंट एसेट। क्यों, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर ही आपका रियलाइजेशन हो रहा है, तो आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। भले ही ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड 10 महीने से ज़्यादा है, लेकिन 12 महीने से तो कम है ना, तो इसीलिए ये आपका करंट एसेट ही होगा। मिनिमम आपका बेंचमार्क 12 महीने है, समझ में आया, ठीक है। तो आप ये रीज़न दे देना इसके लिए। देन सेकंड में देखो 12 महीने, तो यस ये भी आपका करंट एसेट है। तो भले ही ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने से ये ज़्यादा है, ठीक है, even if the expected realization is greater than the operating cycle period, but it is equal to or less than 12 months, that is why it will be classified under current asset। इस तरह से आपको ये रीजन देना होगा। समझ में आ रहा है, तो रीजन तो आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। देन नेक्स्ट 13 मंथ्स, ओ हो, तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही। चलो अब इस कंडीशन पे जाते हैं। तो 13 मंथ्स अगर आपका एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड हो रहा है, ठीक है, 12 महीने से ज़्यादा है, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, जाओ और चेक करो, ऑपरेटिंग साइकिल तो 10 महीने है, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल को भी एक्सीड कर रहा है। तो क्लियरली ये ना ही ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ना ही ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन करेंट एसेट। तो इन केस नंबर 3, ठीक है, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स विल बी क्लासिफाइड अंडर नॉन करेंट एसेट बिकॉज इट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ 12 मंथ्स एंड ऑल्सो it is realizing after operating cycle period, it is exceeding the operating cycle period also, that is the reason हम इसको non current asset में क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। आया समझ में, तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। चलो नेक्स्ट अगेन 13 मंथ्स, तो पहली कंडीशन तो भाई पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, 12 महीने के बाद रियलाइज हो रहा है, चलो ठीक है। तो क्या अब ये ऑपरेटिंग साइकिल के पहले रियलाइज हो रहा है, देखो ओके, तो ऑपरेटिंग साइकिल तो 14 महीने की है, तो ऑपरेटिंग साइकिल से पहले ही रियलाइज हो जा रहा है 13 मंथ्स में, ठीक है। तो भले ही, ठीक है, इवन इफ द एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स, बट एज इट इज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, इट विल बी क्लासिफाइड अंडर करेंट एसेट। आया समझ में, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल को यहाँ पर हम करेंट एसेट में क्लासिफाई करेंगे। आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट अब देखो एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड कितना है, 16, ठीक है। तो ये अगेन 12 महीने से ज़्यादा है, तो क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, देखो नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल तो सिर्फ 15 महीने की थी, तो ये 12 महीने को तो एक्सीड कर ही रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को भी एक्सीड कर रहा है, तो क्लियरली ये आपका क्या हो जाएगा नॉन करेंट असेट। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड आपका करंट असेट हो जाएगा, थर्ड नॉन करंट, फोर्थ अगेन करंट एंड फिफ्थ नॉन करंट असेट। आया समझ में, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड भी करंट असेट होगा यहाँ पे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर बस उल्टा केस है, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रेड रिसीवेबल की जगह क्या दिया है, ट्रेड पेबल, और क्या पूछेंगे कि भाई बता दो कि ये करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करेंगे या नॉन करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करेंगे। तो अगेन सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं, सेम टू सेम यही कंडीशन लिखेंगे। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड की जगह ट्रेड पेबल में क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड।
ठीक है, ये मैं आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। जो मैं आपको रीजंस बोल बोल के बता रही हूँ उस तरह से आपको क्लास जस्टिफाई करना है कि क्यों ये करंट लाइबिलिटी में आएगा और क्यों नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। चलो, तो एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड अगर इट इज लेस दैन 12 मंथ्स, अगर आपको 12 महीने के अंदर अंदर अपनी उधारी चुकानी है, पेमेंट करना है, ठीक है, तो उसको हम कहाँ पे लेंगे, उसको हम लेंगे करंट लाइबिलिटीज में। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है और, ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इफ द एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स, ठीक है, बट इज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगेन अगर 12 महीने से एक्सीड हो रहा है तो ये चेक करना है क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से पहले है, कम है, अगर हाँ तो देन अगेन करंट लायबिलिटीज। अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ठीक है, तो फिर आपका ट्रेड पेबल्स कहाँ चला जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, करंट लायबिलिटी होने के लिए इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? चलो, सबसे पहला फर्स्ट केस देखो क्या है, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड 11 महीने, तो बस दिमाग लगाना ही नहीं है, ये क्या है आपका करंट लायबिलिटी। अब भले ही ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 10 महीने से एक्सीड कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, 12 महीने के अंदर अंदर जो मिनिमम लिमिट है उसमें तो आपका ये पेमेंट हो रहा है, तो ये करंट लायबिलिटीज में ही आएगा। फिर से देखो अगेन एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड 12 महीने, तो फिर से दिमाग नहीं लगाना, अगेन ये करंट लायबिलिटीज में ही आएगा। भले ही ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से एक्सीड हो रहा है, हमें मतलब नहीं है, 12 महीने या 12 महीने से कम में ये आपका रियलाइज हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन होगा ये बेसिकली, इक्वल टू और लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर आपका देखो 13 महीने, तो एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड तो आपका एक्सीड हो गया, मतलब ये आपका 12 महीने से एक्सीड हो गया है क्लियरली, तो ये कंडीशन तो नहीं होगी। अब आते हैं, एक्सीड अगर हो रहा है तो क्या ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, देखो जाके ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ना ही ये कंडीशन में जा रहा है ना ही ये कंडीशन में, तो क्लियरली ये कहाँ चला जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज। आया समझ में? तो एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड आपका 12 महीने से भी एक्सीड हो रहा है और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से भी एक्सीड हो रहा है, तो इसीलिए ये आपका कहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटीज में ही जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड देखो 13 महीने, तो अगेन 12 महीने से एक्सीड हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, तो क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से कम में आपका पेमेंट हो रहा है, ठीक है, यस, तो आपका 14 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है और आपका ये एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड 13 महीने ही है, उससे पहले ही पेमेंट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम कहाँ पे लेंगे, करंट लायबिलिटीज़ में। तो भले ही 12 महीने से एक्सीड हो रहा है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से कम है, ठीक है, उससे कम में एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है, इसलिए हम करंट लायबिलिटीज़ में इसको क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड अगेन 16 मंथ्स है, तो 12 महीने से तो एक्सीड हो रहा है, तो हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो देखो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो क्लियरली ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 15 महीने, ये 16 महीने है, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में, क्योंकि 12 महीने की मिनिमम लिमिट तो एक्सीड करी, लेकिन उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को भी एक्सीड कर दिया, 16 महीने हो गया, ठीक है, तो इसलिए ये आपका करंट लायबिलिटीज़ के केस में बिल्कुल आता नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आ गया समझ में? तो जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 8 भी, कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अंडर विच हेड एंड हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर शेड्यूल 3। तो बैलेंस शीट में इन आइटम्स को कौन से हेड के अंडर दिखाओगे, किस तरह से दिखाओगे, ये हमें बताना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेजर हेड, तो मेजर हेड क्या होगा या मेन हेड क्या होगा, ठीक है, और सब हेड क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो जितने भी मेन हेड्स थे वो हम लोगों ने कहाँ पर लिखे थे, पर्पल कलर में लिखे थे, याद है कॉन्सेप्ट में, तो हम यहाँ पर सारे पर्पल कलर से लिखेंगे। सबसे पहला चलो, कॉल्स इन अरियर्स कौन से मेन हेड से रिलेटेड है, तो क्लियरली कॉल्स इन अरियर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर आएगा। कौन से मेन हेड में, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड्स था पहला आपका, देन शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट था, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, देन करंट लायबिलिटीज। तो क्लियरली कॉल्स इन अरियर्स कहाँ आएगा आपका, शेयर होल्डर्स फंड्स में आएगा।
तो मेजर हेड आपका क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। और सब हेड क्या होगा, तो शेयर होल्डर्स फंड के अंडर आपका क्या आता था, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में भी आपका जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुली पेड, उसके अंडर इसको हम दिखा देंगे कैसे, डिडक्शन करके। याद है हमने ये सारी चीज़ें जब शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा था तब भी कुछ प्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस देखे थे, तो आपको ये सारी बातें याद आ रही होंगी, नहीं आ रही हैं तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सेकेंड, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये तो अपने आप में ही क्या है, मेजर हेड है, ठीक है। तो ये आएगा वहीं पर, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में आएगा, ठीक है, ये अपने आप में ही मेजर हेड है। देन नेक्स्ट अनपेड डिविडेंड, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहाँ आता है, शेयर होल्डर्स फंड्स हेड के बाद आता है और नॉन करेंट लाइबिलिटीज के पहले आता है। आया समझ में। अनपेड डिविडेंड, तो ऐसा डिविडेंड जो डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन अभी तक अनपेड है, जल्द ही देना पड़ेगा, तो क्लियरली मेजर हेड कौन सा हो जाएगा, करेंट लाइबिलिटीज में आएगा ये। और करेंट लाइबिलिटीज में जिसका कोई नहीं उसका कौन है, अदर करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड नॉट पेड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो थे उन पर हम अभी तक डिविडेंड नहीं पे कर पाए हैं, ठीक है। तो ये शेयर्स के क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आप डिविडेंड जो अभी तक आपने नहीं पे कर पाए हो उसको हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ याद कर लो। इस चीज़ को अभी आप लाइबिलिटी में नहीं दिखाओगे, क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। एक बार इसका ऑथराइजेशन हो जाता है उसके बाद ये आपकी लाइबिलिटी में दिखाने लगेंगे कि, लेकिन अभी इसको हम कहाँ दिखाएंगे, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट बट नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे, ठीक है, ये चीज याद रहेगी। चलो अब देखो जरा यहाँ पर आंसर, पहला है कॉल्स एंड अरियर्स इज शोन अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, तो यही हमने लिखा है। नेक्स्ट क्या है आपका, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज शोन एज अ सेपरेट लाइन आइटम, अपने आप में वो मेन हेड है बिटवीन इक्विटी एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद करेंट अनपेड डिविडेंड करेंट लाइबिलिटीज में एज अदर करेंट लाइबिलिटीज दिखाएंगे, ठीक है। एंड डिविडेंड नॉट पेड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इज शोन एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन द नोट्स टू अकाउंट्स। तो बस ये याद रख लेना, क्यूमुलेटिव हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड आपने नहीं पे किया है उसको हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। आया समझ में, क्लियर हो गया इतना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट आर द फॉलोइंग आइटम्स क्लासिफाइड और शोन। तो यहाँ पर भी हमें यही चीज़ करनी है। चलो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेन हेड या मेजर हेड, और ये हो जाएगा आपका सब हेड। चलिए सबसे पहले तो आ जाते हैं बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स कहाँ पे आता है, बॉन्ड्स लंबे समय की लाइबिलिटी है तो क्लियरली ये कहाँ आ जाएगा, मेजर हेड नॉन करेंट लाइबिलिटी में। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज में भी याद करने की कोशिश करो क्या क्या सब हेड्स थे, LDOL, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा, ठीक है। डिबेंचर्स भी आपकी लंबे समय की लाइबिलिटी है तो ये भी आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। मेजर हेड, और मेजर हेड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंडर कहां पर आएगा आपका सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स सेम अगेन, पब्लिक डिपॉजिट्स भी लंबे समय तक की वाली लाइबिलिटी है, ये भी आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा, और ये भी आपने लंबे समय के लिए बोरोइंग की है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा सब हेड।
ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो बस जहां पे रिजर्व का नाम आ गया तो वो कहां पर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, तो सब हेड होगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और मेजर हेड क्या हो जाएगा आपका, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर आता है। ठीक है, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, तो ये भी आपका शेयर से रिलेटेड है, ये आपके शेयर होल्डर्स फंड्स में ही आएगा, मेजर हेड। बट इसको सब हेड में कहाँ दिखाओगे, इसको आप फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट को आप दिखाओगे शेयर कैपिटल के अंडर। ठीक है, यहां पर आपका आ जाएगा एज एडिशन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में एज एडिशन दिखाओगे। आया समझ में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है भाई, ये आपका करंट लाइबिलिटीज में आएगा, मेजर हेड, और सब हेड क्या हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज में, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया है, ठीक है, और बहुत जल्द ड्यू भी हो जाएगा, तो ये आपका करंट लाइबिलिटीज में ही आएगा। ठीक है, आप छोटी उधारियों में आता है ये, और जिसका कोई नहीं करंट लाइबिलिटीज में, उसका कौन होता है, अदर करंट लाइबिलिटीज, तो सब हेड ही हो जाएगा। चलिए, तो अब हम चेक कर लेते हैं एक बार अपना आंसर। तो फर्स्ट बॉन्ड्स का आपका क्या हो जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स का भी सेम है, तो डिबेंचर्स का भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करंट लाइबिलिटीज में, पब्लिक डिपॉजिट्स का भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करंट लाइबिलिटीज में। देन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड के अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपका फोरफीटेड शेयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपका शेयर होल्डर्स फंड के अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल अंडर द सेपरेट शेयर कैपिटल अंडर टू मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड्स शोन बाय वे ऑफ एडिशन टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपको उसको एज एडिशन दिखाना है। ठीक है, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, एंड अदर करंट लाइबिलिटीज आपका आ जाएगा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स अंडर करंट लाइबिलिटीज। तो बिल्कुल परफेक्टली हमने क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लिया। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, बढ़े आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट एनी टू आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग मेजर हेड्स अंडर विच लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर शोन। तो हमें बताना है कि ये जो हेड्स हैं आपके बेसिकली, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड्स जो दिए हुए हैं, इसके अंडर कौन कौन से आइटम्स आएंगे, हमें कोई कोई दो आइटम बताने हैं। चलो, हम सबको पता है रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, जनरल रिजर्व आ जाएगा, बहुत सारे, हमें सिर्फ दो ही बताने। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपका बॉन्ड्स आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या आ जाएगा आपका, शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होती है, जैसे बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट किया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, कैश क्रेडिट, सीसी लिमिट बोलते हैं जिसको, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट अक्रूड, ये सब आपका अदर करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। तो इन सारे सब हेड्स में दो दो आइटम्स हमें बताने थे, वो हमने बता दिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप अपने मन से और आपको जो दूसरे आपके ऑप्शंस आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हर आइटम्स, हर सब हेड के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, आपको कोई भी दो आइटम्स मेंशन करने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड एंड सब हेड इफ एनी इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहां पर भी हमें वही सेम चीज करनी है, मेजर हेड और सब हेड।
ठीक है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सबसे पहले तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा कहाँ, असेट साइड पे आएगा। असेट साइड में दो मेन हेड्स होते हैं, नॉन करेंट असेट, करेंट असेट। तो यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है, क्लियरली यहाँ पर ये आ जाएगा नॉन करेंट असेट में। अब नॉन करेंट असेट्स में कहाँ पर आएगा ये आपका, नॉन करेंट असेट्स में ये आपका आएगा सब हेड प्रॉपर्टी, पास्ता एंड डोनट ले लो, है ना, लो, यही था आपका शॉर्टकट। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट, ये आपका सब हेड था। और इसके अंडर भी सब हेड्स थे, जिसमें आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आपका आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वारंटीज, ठीक है। तो आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, उस पर वारंटी देते हो तो वो लंबे समय के लिए देते हो कि भाई आप 3 साल तक की वारंटी है इस प्रोडक्ट पे, तो लंबे समय के लिए देते हो। तो क्लियरली 3 साल में कभी भी वो इंसान वो आपका प्रोडक्ट लेके आ सकता है कि आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, मुझे सुधार के दो फ्री में या रिप्लेस करके दो। हम लेते हैं ना कई बार ईयरफोन्स लेते हैं, या हम लोग जो मोबाइल फ़ोन लेते हैं उस पर वारंटी होती है कुछ समय तक के लिए, लंबे समय तक के लिए। आया समझ में। तो प्रोविजन फॉर वारंटीज लंबे समय के लिए है, तो क्लियरली ये आपकी लाइबिलिटी कभी भी आ सकती है लंबे समय के लिए, ठीक है। तो क्लियरली इसकी तैयारी आपको लंबे समय के लिए करनी है। तो ये आपका कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगा, नॉन करेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में प्रोविजन है, तो कौन से सबहेड में जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो हमें एडवांस में इनकम रिसीव हो गई, लॉन्ग टर्म बोला नहीं है अभी, ठीक है। तो इसको फिर हम शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अंदर के लिए मानेंगे कि हमें एडवांस में रिसीव हो गया, उसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज या कुछ सामान देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर हेड आपका क्या हो जाएगा, करेंट लाइबिलिटीज। तो करेंट हमारा करेंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा, छोटे समय के लिए बोझ है ये हमारे सर पे जो एडवांस इनकम मिली है। आया समझ में। और करेंट लाइबिलिटीज में भी ये कहाँ पर आएगा, जिसका कोई नहीं उसका अदर करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल एडवांसेस, तो आपने एडवांसेस दिए, कैपिटल एडवांसेस दिए, आया समझ में। तो ये लंबे समय के लिए आपने सामने वाले को क्या दिया, उधारी दी, लोन दिया। तो क्लियरली ये आपका क्या हो जाएगा, आपके लिए असेट है, लेकिन कौन सा, नॉन करेंट। और नॉन करेंट असेट्स में भी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए, तो ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आया समझ में, ठीक है। तो हमने इलस्ट्रेशन में बहुत डिस्कस की सारी चीज़ें, तो अब आपको आई होप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आसानी हो रही होगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर देख लो, फर्स्ट का मेजर हेड है नॉन करेंट असेट, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल WIP वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। सेकंड का है नॉन करेंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। थर्ड का है करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज। फोर्थ का है नॉन करेंट असेट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। क्लियर हो गया, बढ़े आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच मेजर हेड्स एंड सब हेड्स विल द फॉलोइंग आइटम्स बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पर भी वही आपको यही गेम खेलना है, मेजर हेड सब हेड। ठीक है। सबसे पहला, डिबेंचर्स विथ मेच्योरिटी पीरियड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से, तो भाई डिबेंचर्स मेच्योर होने वाले हैं अभी आने वाले 1 साल में ही, इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो मतलब हमें इसी 1 साल में ये डिबेंचर्स मेच्योर हो जाएंगे, तो हमें पैसा वापस देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, लेकिन छोटी लाइबिलिटी है, छोटी उधारियां हैं। तो क्लियरली मेजर हेड क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। वहीं पर डिबेंचर्स वैसे आपका कहाँ आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, बट क्योंकि डिबेंचर्स मैच्योरिटी पीरियड आ चुका है ऑलमोस्ट, अब आपका रियलाइजेशन ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो क्लियरली करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। अब करंट लाइबिलिटीज में भी कहाँ दिखाओगे इसको, ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिखाओगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में अभी, क्योंकि ये बोरोइंग आपको देना है, समझ में आ रहा है, और ना ही आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, ठीक है, ना ही आपका
कहाँ पर आएगा, और क्या चीज़ें थी, ट्रेड पेबल्स में आएगा। तो बचा क्या, जिसका कोई नहीं, उसका अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो बस बात खत्म, रिजर्व बोल दिया तो वहीं पर शेयर होल्डर्स फंड हमारा मेजर हेड हो जाएगा एंड सब हेड हो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, प्रोविडेंट फंड, अब ध्यान से, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, बेसिकली एम्प्लॉयज़ की सैलरी से पैसा कटता रहता है, पीएफ में जमा होता रहता है और एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता रहता है। ठीक है, इतना बेसिक लॉजिक समझ में आया। अब क्या होगा, जब वो एम्प्लॉय क्या करेगा, जब वो रिटायर हो जाएगा या जब वो जॉब छोड़ेगा फ्यूचर में लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो पीएफ का पैसा उसको मिल जाएगा। आया समझ में? तो ये आपका लॉन्ग टर्म, इसका आपको समझ में आ गया कि लॉजिक इसका लॉन्ग टर्म वाला ही है। तो हमारा क्लियरली मेजर हेड यहाँ पर क्या होगा, अब जो प्रोविडेंट फंड है एक तरीके का हमने क्या बनाया है, प्रोविजन ही बनाया है, तैयारी कर रहे हैं हम कि जैसे आगे जाके हमें फंड देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। आया समझ में? तो प्रोविडेंट फंड क्या है, मेजर हेड क्या हो जाएगा आपका, नॉन करेंट लाइबिलिटी है, लंबे समय की लाइबिलिटी है ये, और इसमें प्रोविजंस में कौन सा हेड आ जाएगा, सब हेड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है ये। ठीक है, तो बस इतना सा था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो 13 में देखो, डिबेंचर्स विथ मेच्योरिटी पीरियड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड करंट लाइबिलिटीज है, सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, देन नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोविडेंट फंड में मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड सब हेड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर हो गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ तक कहानी क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड ऑफ द असेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट विल द फॉलोइंग बी शोन। ठीक है, तो अब हमें आ जाना है असेट साइड पे। असेट्स पार्ट में ध्यान दो यहाँ पर जल्दी से, यहाँ पर भी मेजर हेड और सब हेड बताना है। चलो, तो मेजर हेड्स में तो दो ही हैं, नॉन करेंट होगा या तो करेंट होगा, बस बहुत इजी है। ठीक है, तो इनटैंजिबल एसेट्स जल्दी से बता दो कहां पर आएगा, नॉन करेंट एसेट में आएगा। अब नॉन करेंट एसेट्स में भी कहां पर आएगा, क्लियरली असेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट, बट उसमें भी सब हेड क्या है, कैटेगरी है इंटैंजिबल एसेट। क्लियर है? इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, तो ये भी आपका मेजर हेड क्या हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट हो जाएगा। ठीक है, सब हेड अगेन सेम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, और यहां पर सब हेड कैटेगरी आपकी आ जाएगी इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स मोर देन 12 मंथ्स, लंबे समय के लिए किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट्स, तो अगेन ये भी क्या है, नॉन करेंट एसेट है। और नॉन करेंट एसेट्स में ये क्या हो जाएगा आपका, सब हेड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिफर्ड टैक्स असेट्स, तो ये डिफर्ड टैक्स असेट भी कहाँ आता है आपका, डिफर्ड टैक्स असेट पास्ता एंड डोनट लो, तो ये आपका नॉन करेंट एसेट का था। ठीक है, और ये आपका सब हेड डिफर्ड टैक्स असेट्स में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तो ये आपका क्या होता है, करंट एसेट्स में आएगा। और सब हेड क्या होगा, इन्वेंट्रीज। अगेन लूज टूल सेम, करंट एसेट्स में आएगा, मेजर हेड, और सब हेड होगा आपका इन्वेंट्रीज। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14।
ठीक है। तो फर्स्ट देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स है अंडर नॉन करेंट एसेट्स। सेकंड अगेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट अंडर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, यही है। थर्ड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है अंडर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। देन डिफर्ड टैक्स असेट्स नेट है अंडर नॉन करेंट एसेट्स। देन इन्वेंट्रीज है अंडर करेंट एसेट्स एंड नेक्स्ट इन्वेंट्रीज है अंडर करेंट एसेट्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है अब शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच हेड्स द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड और शोन ऑन द असेट्स पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें बताना है, जल्दी से आ जाते हैं। मेजर हेड्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सब हेड्स। चलो लूज टूल्स, लूज टूल्स कहाँ आता है? करेंट एसेट्स में। सब हेड क्या है? करेंट एसेट्स के अंडर इन्वेंट्रीज में। बिल्स रिसीवेबल ये भी आपका किसका पार्ट है? करेंट एसेट्स का पार्ट है। और सब हेड किस में जाएगा? ये ट्रेड रिसीवेबल्स में जाएगा। इसमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं। सन्ड्री डेटर्स देखो अभी बात की हमने, करेंट एसेट्स में आएगा। किसके अंडर जाएगा? ये भी ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर। एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश, ठीक है। तो ऐसे एडवांसेस जो रिकवरेबल हैं जल्द से जल्द हमारे कैश में, ठीक है। तो क्लियरली ये आपको करेंट नेचर का के एडवांसेस हैं बेसिकली, तो करेंट एसेट्स में जाएगा। करेंट एसेट्स में भी आपने एडवांसेस दिए जो आपको रिकवर हो जाएंगे कैश में, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में चला जाएगा। बस इतनी सी कहानी थी इस क्वेश्चन की, 4 चीजें थी, ठीक है। तो फर्स्ट लूज टूल्स देखो, इन्वेंट्रीज अंडर करेंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल अंडर करेंट एसेट, सन्ड्री डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल अंडर करेंट एसेट एंड एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अंडर करेंट एसेट्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, तो हम लोगों ने आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया है सारे क्वेश्चंस में, और बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट आपको अच्छे से याद भी होता जा रहा है। अभी फिलहाल बैलेंस शीट का, फिर पीएनएल के क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाते जाते, वो ये कि आपको क्लास केजी से लेके KG1 से लेके 12th क्लास तक, किंडरगार्टन से 12th क्लास तक जितने भी क्लासेस हैं उन सभी के सारे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स 100% सिलेबस, 100% लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट वाइज आपको मिल जाएगा, और आप चाहें तो इसे ऐप के या हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं, और ये आपको पूरा सिलेबस मिलेगा 100% फ्री विदाउट एनी चार्जेस। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।